हाय, मेरा नाम अमित है और यहाँ मैं केमिस्ट्री पार्ट का डिस्कशन करूँगा आपके सामने। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक रिएक्शन दी गई है जिसमें कुछ कोएफिशिएंट भी है हमारे पास A, B, C, D एंड E, और क्वेश्चन कॉपर का है HNO3 के साथ। ठीक है, इसको हमको बैलेंस करना है और A, B, C एंड D का हमको वैल्यू गेट करना है। ठीक है, वैसे तो चूंकि हमको A, B, C एंड D सबका सारे कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया गया है तो बेटर यही होगा कि इसमें आप वैल्यू पुट करो और चेक कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। स्टिल अगर एक सिस्टमेटिक वे से जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आपके पास दो तरीके होते हैं कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, बिकॉज रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस हम कर सकते हैं दो तरह से। पहला आपके पास होता है हाफ फ्रिक्शन मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ हाफ फ्रिक्शन मेथड, और हाफ फ्रिक्शन मेथड में कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें पहला स्टेप ये है कि अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन दी गई है तो आप उसको पहले आयनिक फॉर्म में लेके आओ, राइट। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो ये है कॉपर प्लस HNO3, ये बनाएगा आपको, ये देगा CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O एंड NO। यहाँ मैंने कोफिशिएंट नहीं लिखे हैं बिकॉज कोफिशिएंट अपने आप बैलेंस होकर आएगा, और बेटर होगा वाटर भी मैं अगर यहाँ पे नहीं लिखूँ तो, बिकॉज वाटर भी बैलेंस रिएक्शन में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको पहले मुझे कन्वर्ट करना है आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, HNO3 को ब्रेक कर देंगे NO3 माइनस के अंदर, एंड कॉपर को ब्रेक करेंगे कॉपर +2 के अंदर, एंड NO हमारे पास इस तरह का रहने वाला है। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसमें जो कॉपर है वो कॉपर कन्वर्ट होगा कॉपर 2+ में, एंड NO3 माइनस कन्वर्ट होगा NO के अंदर, राइट। इसको कैसे बैलेंस करेंगे, जब आप रिएक्शन को दो पार्ट में ब्रेक कर लोगे तो आपको पहले वो आइटम बैलेंस करना होगा जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के अलावा है। ठीक है, इसमें जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं तो आप पहले एटम को बैलेंस कर लो, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है, इधर हमारे पास एक कार्बन है, ऑलरेडी कार्बन हमारे पास बैलेंस है। चार्ज बैलेंस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिधर चार्ज ज़्यादा है उधर मैं कर रहा हूँ ऐड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज चूँकि लेफ्ट में चार्ज 0 है तो राइट में हमारे पास चार्ज 0 होना पड़ेगा, और चार्ज 0 करने के लिए 2+ में 2- ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ देखते हैं, इधर N और N बैलेंस है, राइट। अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, एंड जब हम वाटर ऐड करेंगे तो मुझे एक्स्ट्रा मिलेगा हाइड्रोजन, तो वो मुझे बैलेंस करना होगा H+ से। जैसे यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन 1 है। ठीक है, ये वो आइटम है जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा है, राइट, जो कि बैलेंस है ऑलरेडी। यहाँ मेरे पास 3 ऑक्सीजन है, इधर मेरे पास केवल एक ही ऑक्सीजन है, तो मुझे यहाँ पे 2 H2 ऐड करना पड़ेगा ताकि मेरा जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो बैलेंस हो जाए। तो इधर मेरा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया अभी, लेकिन जैसे मैंने ऑक्सीजन बैलेंस किया 4 या 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गए, तो यहाँ मैं 4H+ ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरा एटम बैलेंस है। एटम बैलेंस करने के बाद हमको बैलेंस करना होगा चार्ज। यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो 4H पॉजिटिव एंड 1- है, इसका मतलब नेट मेरे पास 3 पॉजिटिव लेफ्ट साइड में है, और राइट साइड में चार्ज मेरा 0 है। तो अगर मुझे 3 पॉजिटिव को 0 में कन्वर्ट करना है तो यहाँ मुझे 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे। ठीक है, अगर मैं इस रिएक्शन को अच्छे से लिखता हूँ तो ये हो जाएगा NO3 माइनस NO, इधर आपने ऐड किया है 2H2O, और यहाँ आपने ऐड किया है 4H पॉजिटिव और +3 इलेक्ट्रॉन। ये आपके पास रिएक्शन था बैलेंस रिएक्शन विद एटम एंड विद चार्ज। ओके, एंड सेकेंड रिएक्शन आपके पास था Cu goes to Cu2+ एंड +2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास रिएक्शन है। जब आपके पास चार्ज एंड एटम बैलेंस हो जाएं दो अलग अलग रिएक्शन के अंदर, तब हम ट्राई करते हैं दोनों रिएक्शंस के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने का, इक्वल करने का, बाय मल्टीप्लाइंग विद एप्रोप्रिएट नंबर, सो दैट वी कैन कैंसिल आउट दैम। ठीक है, ट्राई करते हैं बराबर करने का। तो यहाँ पे कितना मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, 3 है। यहाँ पे कितना आपके पास 2 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा आपको 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई करना आपको 3 का। मल्टीप्लाई करते हैं, ये बने आपके पास 8H पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन goes to 2NO एंड प्लस 4H2O, राइट। नाउ ये बनेगा आपके पास रिएक्शन कॉपर से 3 कॉपर एंड 3 Cu2+ एंड 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, इनको हम लोग यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, कट जाएगा। आपको जो इक्वेशन मिलेगा, आपको मिलेगा 8H पॉजिटिव प्लस 2NO3 माइनस प्लस 3 कॉपर 2NO प्लस 4H2O एंड 3 कॉपर 2+। ये आपको दिया गया, राइट। क्योंकि क्वेश्चन में
जो रिएक्शन है वो आयनिक फॉर्म में नहीं है, तो हमको इसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूट्रल फॉर्म के अंदर। वो कैसे करेंगे? आप देख सकते हो क्वेश्चन में HNO3 है, तो जितना आपके पास H है उतना हम यहाँ पे ऐड कर देंगे HNO3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 8H पॉजिटिव। NO3 ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, तो अपना बैलेंस हो जाएगा जब हम कॉपर को बैलेंस करेंगे। प्लस 3 कॉपर इधर रहेगा, 2NO ऐसे कैसे रहने वाला है हमारे पास, और 4H2 हमारे पास ये रहा, और प्लस 3 कॉपर 2 प्लस हमको मिला था CuNO3 होल ट्वाइस से, तो यहाँ हम ऐड कर देंगे CuNO3 होल ट्वाइस। आप चेक कर सकते हो रिएक्शन आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड है, ठीक है। आपको बस कंपेयर करना है, तो जो आपके पास A है यहाँ पे वो कॉपर का कोएफिशिएंट है, इधर कोएफिशिएंट आपका 3 आ रहा है कॉपर का, तो कॉपर का कोएफिशिएंट 3 मतलब A = 3 हमारे पास B में और C में है। उसके बाद चेक करते हैं HNO3 के लिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट आपके पास 8 आ रहा है और इधर 8 कोएफिशिएंट हमारे पास D में है, राइट। तो D हमारा दिख रहा है आंसर। फर्दर चेक कर लेते हैं। C इज कोएफिशिएंट ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस, दैट इज 3, ये हमको मिल रहा है 3, सही है यहाँ तक। D is 4, what is D? D is coefficient of water, that is 4, ये आपका आंसर सही है। एंड E is 8, N का कोएफिशिएंट आपके पास 8 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये है कि इसमें आपके पास कोई भी आंसर नहीं आएगा, सो दैट क्वेश्चन शुड बी बोनस, ओके। और क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? ए सॉलिड कंपाउंड X ऑन हीटिंग गिव्स CO2 गैस एंड ए रेजिड्यू। Okay, the residue mixed with water forms Y on passing an excess of CO2 through Y in water. A clear solution Z is observed. On boiling, Z compound X is formed. The compound X is. देखो इसमें आपको कार्बोनेट दिया हुआ है और बाइकार्बोनेट दिया गया है, और फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट होते हैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको ब्रेक करना इतना ईजी नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है। CaCO3 एक ऐसा कार्बोनेट है जो रूम टेम्परेचर पे भी अगर उसको हम क्लोज कंटेनर में रख दें तो ये CaCO3 इक्विलिब्रियम शो कर देता है CaO + CO2 के साथ, मतलब इसको ब्रेक करना इजी है। तो इसी को करते हैं स्टार्ट। और जब आप ये एस ब्लॉक वाला पार्ट पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बात CaCO3 की चल रही है, बिकॉज जब आप इसको गर्म करते हो CaCO3 को तो ये कन्वर्ट होता है CaO में और CO2 के अंदर। ये हमारे पास गैस है जो क्वेश्चन में बोला गया है, हमको CO2 मिला है और साथ में हमको मिला एक रेजिड्यू जो कि हमारे पास है CaO, राइट। तो CaO को अगर मैं डालूंगा वाटर के अंदर तो CaO + H2O ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, इतना बनेगा। इसमें बोला गया Y, तो हम लोग बोल रहे हैं CaOH होल ट्वाइस को Y ऑन पासिंग एन एक्सेस ऑफ CO2 थ्रू Y इन वाटर। अगर CaOH होल ट्वाइस के साथ CO2 को ऐड कर देता हूँ तो ये बनाएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दैट इज Z। एंड ऑन बॉइलिंग अगर मैं CaHCO3 होल ट्वाइस को गर्म कर दूंगा, बॉईल कर दूंगा, तो यहाँ से मुझे मिलेगा CaCO3 CO2 एंड H2O, मतलब मुझे X वापस मिल जाएगा। मतलब ये है कि जो CaCO3 है वो क्वेश्चन की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे B। क्वेश्चन नंबर 18, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपके सामने A, B, C एंड D कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर इस कंपाउंड की बात की जाए A की, तो यहाँ थोड़ा गैस करना पड़ेगा आपको, बिकॉज कुछ बोला नहीं गैस के बारे में और ऑप्शन में भी कुछ हमारे पास कंपाउंड नहीं है ताकि हम स्टार्ट कर सकें। तो मेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट कुछ नहीं है, मेरे पास बस एक गैस है। वो ये है कि HCl वेपर फॉर्म में है और जो B है वो भी हमारे पास वेपर फॉर्म में है। तो मुझे एक ऐसा कंपाउंड चाहिए होगा जिसको डिकम्पोज करने से मुझे HCl भी मिले और साथ साथ एक गैस मिल जाए। तो मेरे दिमाग में पहला पॉइंट आता है, दैट इज NH4Cl, क्योंकि NH4Cl को अगर मैं गर्म करूँगा, हीट दूंगा, तो वो NH3 में कन्वर्ट होगा और HCl में कन्वर्ट होगा। दोनों हमको लिखा वेपर फेज में है, इसका मतलब यहाँ तक हम ठीक है। थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कि हमारा आंसर यही है नहीं है, बिकॉज अगर जो सेटिस्फेक्शन इससे मिल गया तो वो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। NH4Cl से बन रहा है NH3 एंड बन रहा है HCl, और अगर यहाँ पे NaOH डाल दिया जाए तो ये बनाएगा NaCl, NH3 एंड वाटर, और NH3 को यहाँ पे C लिखा गया है गैस को, ठीक है। तो मुझे C से मतलब है। और जब मैं करूँगा रिएक्शन HCl के साथ, बिकॉज NH3 इज बेसिक एंड HCl इज एसिडिक, तो जब इनका रिएक्शन किया जाएगा NH3 का HCl के साथ, आपको पता है NH4Cl बनेगा, अगेन सॉल्ट बनेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको डालता हूँ पानी के अंदर, ठीक है, तो ये कुछ नहीं होगा, NH4Cl का बस एक्वस फॉर्म में आ जाएगा,
जो हमको दिया गया। तो मैं इसको डी बोल रहा हूँ, इसको मैं ई बोल रहा हूँ, ये हमारे पास सी हो गया, ये मेरे पास ए हो गया। अब एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ए एंड ई आर केमिकली सेम, ए इज NH4Cl, ई अगेन NH4Cl, यस दे आर केमिकली सेम। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। हमको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, राइट। तो ये तो हमारा सही है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। ए एंड डी आर केमिकली सेम, यस NH4Cl ए भी है और डी भी है, तो दोनों सेम ही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। डी एंड ई आर केमिकली सेम, डी इज NH4Cl, अगेन ई भी NH4Cl, बस फिर से अलग है, केमिकली सेम है, ये आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन लास्ट हमारे पास है सी एंड ई आर केमिकली सेम, सी इज NH3 गैस एंड ई इज NH4Cl, सो दे आर नॉट केमिकली सेम, दैट्स वाई ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है, आपके पास एक्वा सॉल्यूशन है 3 सॉल्ट का, आपके पास ए है, बी है एंड सी है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो NH4Cl है, दैट शुड बी NH4Cl, NaCl एंड CH3COONA। अगर इसमें हम लोग ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड फिनोक्सिलिन यूज करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करके कुछ कलर चेंज आ रहा है, कहीं पे कलर चेंज नहीं आ रहा है, तो हमको बताना है कि ए सैंपल क्या है, बी सैंपल क्या है, सी सैंपल क्या है। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा आइडिया होना पड़ेगा इंडिकेटर्स का। लिटमस क्या करता है, कब कलर चेंज करता है, ये देखते हैं एक बार। लिटमस कब करता है और HPH कब करता है। HPH का मतलब होता है फिनोफ्थलीन, ठीक है। ये है हमारे पास फिनोफ्थलीन, इसका जो रेंज होता है ना लिटमस का pH रेंज, वो अराउंड 4 से लेके 8 तक होता है। इतना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का ये है एसिडिक मीडियम में कलर क्या होगा और बेसिक मीडियम में कलर क्या होगा। ये बेसिक है, नॉट बेसिक, बेसिक है, एसिडिक एंड बेसिक, क्योंकि लिटमस को रखेंगे बेसिक के अंदर, B फॉर बेस एंड B फॉर ब्लू, तो लिटमस का कलर आएगा ब्लू बेसिक मीडियम में और एसिडिक में आएगा इसका कलर रेड। तो ये आपको पता होना चाहिए पहली चीज़। दूसरा ये है HPH, इसका रेंज अराउंड 8 से 10 होता है, तो हम स्टिल एसिडिक और बेसिक कर लेंगे, बिकॉज 8 से कम एसिडिक में ले रहा हूँ और 10 के अबव मैं बेसिक ले लेता हूँ। एसिडिक में होता है कलरलेस और ये होता है बेसिक में पिंक कलर का होता है। तो कलर चेंज होगा तो बेसिक में होगा HPH का, जब तक वो एसिड में रहेगा या न्यूट्रल में रहेगा कलरलेस रहेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है सॉल्ट का, हमारे पास जो NH4Cl है ये भी सॉल्ट है और NaCl है ये भी सॉल्ट है और CH3COONA ये भी मेरे पास सॉल्ट है, ठीक। तो NH4Cl जो सॉल्ट हमारा बना है, मैं इधर कर देता हूँ। NH4Cl सॉल्ट बना है NH4OH से और HCl से। NaCl जो सॉल्ट बना है वो बना है NaOH से, HCl से, और CH3COONA जो सॉल्ट बना है वो बना है CH3COOH से एंड NaOH से, ठीक। तो आप देखोगे ये होता है वीक बेस, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो चूँकि ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, तो इसका नेचर पे एसिडिक होगा, इसका pH लेस देन 7 रहेगा, राइट। अगर सॉल्यूशन में डालोगे आप इसको, मतलब इसका सॉल्यूशन बनाओगे वाटर के साथ, तो pH 7 से कम आएगा, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का है, तो इसका pH 7 ही होगा, न्यूट्रल रहेगा, ना तो एसिड ना बेस, राइट। उसके बाद CH3COONA स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, इसलिए इसका pH 7 से ज़्यादा होगा। रीजन कुछ और है, रीजन इज हाइड्रोलाइसिस है, बट आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है तो उसका नेचर होगा एसिडिक, बेस का है तो नेचर होगा बेसिक। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो pH आपका न्यूट्रल, मतलब 7 रहेगा, सॉल्यूशन बनेगा न्यूट्रल, राइट। अब अगर मैं NH4Cl को या पहले बात करूँ NaCl को रखता हूँ लिटमस, राइट। NaCl जो सॉल्यूशन है उसको मैंने यूज़ किया लिटमस के साथ, क्या होगा, बिकॉज लिटमस का कलर अगर बेसिक में रखा जाए तो ब्लू आएगा, एसिडिक में रखा जाए तो रेड आएगा। तो ये इसका तो pH 7 है, न्यूट्रल है, इसका मतलब लिटमस कलर चेंज नहीं करेगा। तो जहाँ पे लिटमस कलर चेंज नहीं हो रहा है, सपोज यहाँ पे लिखा गया है ब्लू लिटमस, तो ब्लू का रेड करने के लिए डालना पड़ेगा एसिडिक मीडियम, तो ए में नो चेंज है। इसका मतलब ये है कि या तो ए होगा बेसिक या फिर ए होगा न्यूट्रल। तो आपके ए के आंसर 2 हो सकते हैं, या तो ए आएगा NaCl न्यूट्रल या फिर आएगा CH3COONA दैट इज बेसिक। रेड लिटमस कलर चेंज नहीं कर रहा है, ये कब नहीं करेगा, या तो वो एसिड में रखा हुआ है ऑलरेडी या फिर वो न्यूट्रल में रखा हुआ है। क्योंकि ये भी कलर चेंज शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब बी को रखेंगे हम लोग NaCl के
जो आपके पास सेकंड है रेड इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम लोग NaCl के साथ या फिर रखेंगे NH4Cl के साथ, राइट। बिकॉज हमने बोला है, हमने सैंपल ए यूज़ किया है, कलर चेंज ही नहीं हुआ है, इसका मतलब सैंपल ए आपका NaCl ही रहा होगा, बिकॉज दोनों कलर चेंज नहीं कर रहे हैं, और दोनों कलर चेंज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब वो न्यूट्रल रहा होगा, मतलब ए हमारे पास NaCl हो चुका है। फिनोल्फ्थलीन का भी कलर चेंज नहीं हुआ है, फिनोल्फ्थलीन आपका कलरलेस है, अगर वो न्यूट्रल में रखा गया तो कलर चेंज नहीं करेगा, बेसिक में जाएगा तो कलर चेंज करेगा, पिंक करेगा, राइट। इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो ए है वो NaCl होना पड़ेगा। हमको दिखाई दे रहा है सिंबल सी में ही ये लिखा हुआ है, NaCl हमारे पास ए है। बी क्या होगा देखते हैं, ब्लू टर्न हो गया रेड में, इसका मतलब बी आपका एसिडिक होना पड़ेगा, और बी हमारे पास एसिडिक, हमारे पास NH4Cl इज एसिडिक, सो बी हमारे पास ये आ गया। और रेड चेंज हुआ है ब्लू के अंदर सी में, तो ब्लू आएगा बेसिक में, इसका मतलब CH3CONA रहा होगा वो, तो आपका आंसर सी हो जाएगा यहाँ से साफ साफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दो कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम में तो प्रॉपर्टीज़ हैं और दूसरे में उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका कोलोइडल प्रॉपर्टी से है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो टिंडल इफेक्ट होता क्या है वो देखेंगे, ब्राउन मूवमेंट क्या होता है वो देखेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इनका जो डेफिनेशन है उस सबको मैच करना है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपने कभी देखा होगा जब मूवी वगैरह देखते हैं तो लाइट पीछे से आते हैं, हमको पाथ दिखाई देता है उसका, वो जो पाथ दिखता है वो क्यों दिखाई देता है, बिकॉज जब लाइट जाती है तो अगर पार्टिकल्स का साइज़ कुछ रेंज में आ जाता है, कुछ पर्टिकुलर साइज से बड़ा अगर हो गया तो लाइट को एब्जॉर्ब करके स्कैटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप मिल्क के अंदर से लाइट पास करते हो तो आपको पाथ दिखाई देगा, या अगर आपने देखा होगा कि डस्ट पार्टिकल्स पे लाइट पड़ती है तो डस्ट पार्टिकल हमको दिखाई देते हैं, राइट। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। और जो पाथ होता है उसको बोलते हैं टिंडल कॉन। स्कैटरिंग करने का रीजन क्या है, वो हमारे पास दो रीजन है, पहला है साइज और दूसरा है RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइज डायमीटर ऑफ पार्टिकल शुड नॉट बी मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, मतलब ये है कि अगर आप विजिबल लाइट का स्कैटरिंग करना है जिसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से अराउंड 720 के आसपास, तो आपको इसी रेंज का डायमीटर का पार्टिकल चाहिए होगा ताकि उसकी स्कैटरिंग अच्छी हो पाए, ठीक है। तो अगर बात की जाए सॉल्यूशन पार्टिकल्स की तो उनका डायमीटर काफ़ी कम होता है, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं ना उनका डायमीटर 1 से तो बड़ा होता है लेकिन 1000 से छोटा होता है। तो आप देख सकते हो साफ साफ जो रेंज यहाँ है वही ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज इतना है कि वो स्कैटरिंग कर सकते हैं, इसीलिए ये टिंडल इफेक्ट शो कर पाते हैं। दूसरा हमारे पास रीजन होता है RI। तो कोलोइडल पार्टिकल्स में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारे पास DP, एक होता है हमारे पास DM। अगर DP एंड DM मतलब डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के जो RI है उसमें डिफरेंस अगर अच्छा है तो स्कैटरिंग अच्छी होती है, दिखाई अच्छे से देता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इनमें डिफरेंस अच्छा है तो टिंडल इफेक्ट अच्छा शो होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो हमको साइज से ही एक्चुअली आंसर आ जाएगा, आपको RI की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टिंडल इफेक्ट शो होता है कोलोइड में, सॉल्यूशन में शो नहीं होता है, इसीलिए ए का आंसर आपका 4 हो जाएगा, और ए का आपको आंसर ए में ही दिया गया है, 4 आपका एक ही मैच कर रहा है, तो ए आपका आंसर है। ब्राउनिन मूवमेंट क्या होता है, जब कोलोइडल पार्टिकल्स को अगर आप देखते हो अंडर माइक्रोस्कोप तो मूवमेंट दिखाई देती है, जिगजैग मोशन, इसी को बोलते हैं ब्राउनिन मूवमेंट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज अगर आप देखो डिस्पर्स्ड फेज के चारों तरफ डिस्पर्जन मीडियम है और उसका इम्पैक्ट अनइवन होता है, जिसकी वजह से अगर ज़्यादा इधर से हो गया इम्पैक्ट तो इधर मूव कर जाएगा पार्टिकल, अगर नीचे ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया तो ऊपर मूव कर जाएगा पार्टिकल्स, तो मूवमेंट शुरू कर देता है जिगजैग मोशन, इसी को बोलते हैं ब्राउनिन मूवमेंट। तो बी का आंसर हमारे पास आएगा 3rd। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ये एक सेपरेशन मेथड है। अगर आप अलग अलग मास के पार्टिकल्स को घुमा दो, राइट, तो उन पे अलग अलग फोर्स लगेगा, कोई बहुत दूर चला जाएगा, कोई बहुत पास रह जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग ब्लड सेल्स को अलग कर सकते हैं, जैसे RBC हो गया, WBC हो गया, प्लेटलेट्स हो गया या फिर प्लाज्मा हो गया, तो हम लोग इसे अलग कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगन से, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका C का 1 हो जाएगा। एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ये बेस्ड होता है एड्सॉर्प्शन पे। एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है पार्टिकल्स का किसी सरफेस पे आके एक्यूमुलेट होना, और चूंकि डाइज जो है उन पे कलर पार्टिकल्स होते हैं, उनका एक्यूमुलेशन इजी होता है, तो अलग अलग पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन इजी होता है, मतलब अलग अलग पार्टिकल्स का जो एड्सॉर्प्शन है वो अलग अलग होता है, एड्सॉर्प्शन। तो क्रोमेटोग्राफी से हम लोग, बिकॉज जिसका एड्सॉर्प्शन जल्दी होगा वो जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसका, और जिसका नहीं हो पाएगा उसमें बाद में होगा, तो कुछ हमको लाइन वगैरह दिखाई देती है, हम लोग बोल सकते हैं
पेपर पे। सपोज किसी का एडजॉर्प्शन अच्छा हो रहा है तो यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसका एडजॉर्प्शन बाद में होगा तो यहाँ पे इकट्ठा होगा, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन हम ये बोल सकते हैं कि कौन सा डाई किस मतलब कौन सा पार्टिकल किस डाई का है या किस कलर का है, या फिर डिफरेंस आराम से हमें कर सकते हैं। तो बेसिकली डी का जो आंसर होगा आपका वो सेकंड आपका हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर आपके पास ए आ जाएगा। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है एक्वा रिजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द रेशियो। एक्वा रिजिया क्या होता है? एक्वा रिजिया का अगर एक कॉमन नाम है उसको बोलते हैं रॉयल वाटर। क्यों बोलते हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड बहुत सारे मेटल्स को अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी हैं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये भी HNO3 के अंदर डिसोल्व नहीं होती हैं। लेकिन अगर HNO3 के अंदर HCl ऐड कर दिया जाए, जिसमें HCl का 3 पार्ट हो और इसका 1 पार्ट हो, इसके अंदर गोल्ड एंड प्लेटिनम को डिसोल्व किया जा सकता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे इसके साथ, ठीक है, और इसीलिए इसको बोला गया है रॉयल वाटर। HNO3 एंड HCl इनका जो रेशो होगा, जो HCl आपके पास है उसका रेशो होगा यहाँ पे 3 पार्ट एंड HNO3 का रेशो होता है 1 पार्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ गैस A इज 3 टाइम दैट ऑफ गैस B, while molecular mass of gas B is twice that of gas A, the ratio of pressure of A and B will be। ये क्वेश्चन आपका गैसेस स्टेट से है। आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, ये हमारे पास होता है PV इक्वल टू nRT, ठीक है। इसमें P हमारे पास प्रेशर है, V वॉल्यूम है गैस के लिए, N गैस के मोल्स हैं, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर इन केल्विन। अगर हम R का वैल्यू केल्विन में यूज करेंगे तो ठीक। अगर मुझे इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करना है तो PV इज इक्वल टू N, मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। M वहाँ पे मोलर मास है, R इंटू टी। नाउ अगर मुझे यहाँ से PM का वैल्यू निकालना हो तो वो मुझे मिलेगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इंटू RT, और मास बाय वॉल्यूम को हम डेंसिटी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए PM आपको मिलेगा यहाँ से डेंसिटी का सिंबल मैं रो यूज़ कर रहा हूँ RT, और मेरे पास रो जो बन जाएगा वो बनेगा मेरे पास PM डिवाइडेड बाय RT। तो ये मेरे पास है डेंसिटी का फॉर्मूला। तो अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू PM डिवाइड बाय RT, तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा मोलर मास होगा उतना डेंसिटी अच्छा होगा, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा उतना गैस का डेंसिटी अच्छा होगा, और जितना टेम्परेचर कम होगा उतना गैस का डेंसिटी अच्छा होगा, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडीशन आइडेंटिकल है ऑफ टेम्परेचर, मतलब दो गैस का टेम्परेचर सेम है। मेरे पास गैस A है और गैस B है, गैस A एंड गैस B, राइट। क्वेश्चन बोल रहा है कि गैस A का डेंसिटी 3 टाइम है गैस B के, मतलब डेंसिटी ऑफ A इज 3 टाइम ऑफ डेंसिटी ऑफ B, एंड देन मॉलिकुलर मास ऑफ गैस B इज ट्वाइस दैट ऑफ गैस A, मतलब मोलर मास ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ मोलर मास ऑफ A। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ डेंसिटी ऑफ A डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ B जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 3, और मोलर मास ऑफ A डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B जो मुझे मिलने वाला है वो मुझे मिलेगा यहाँ से 1/2। ये दो रेशो हैं जो मुझे आगे काम आएंगे। क्वेश्चन बोल रहा है रेशो ऑफ प्रेशर ऑफ A एंड B। तो हमको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला है ये, तो डेंसिटी ऑफ A बाय डेंसिटी ऑफ B जो होगा वो हो जाएगा PM डिवाइड बाय RT, PM डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। फॉर गैस A PA MA and TA, for gas B pressure of B, molar mass of B and temperature of B। बिकॉज क्वेश्चन बोल चुका है ऑलरेडी कि टेम्परेचर सेम है तो आप RT काट सकते हो, ठीक है। और यहाँ से हमको फॉर्मूला मिलेगा अभी PA MA डिवाइडेड बाय PB MB, और PA डिवाइड बाय PB हम ऑलरेडी हमको निकालना है एक्चुअली, और रो A बाय रो B हमने निकाल लिया है, दैट इज़ 3। क्वेश्चन यहाँ से हम लोग पुट कर सकते हैं इसको, PA बाय PB मुझे चाहिए इंटू MA बाई MB दैट इज़ 1/2। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा PA डिवाइड बाई PB इज इक्वल टू 6:1। ये आपका आंसर हो जाएगा। सो आपका आंसर होगा 1, 22 का आंसर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। क्वेश्चन 23 बोल रहा है हैवीएस्ट न्यूक्लाइड विथ विच डज नॉट शो रेडियो एक्टिव नेचर। ये क्वेश्चन आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। तो इसको तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। सो इसका आंसर होगा लेड। PB208 इज हैवीएस्ट न्यूक्लाइड, ठीक है, विच इज़ नॉट रेडियो एक्टिव। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है 1 किलोग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया हमारे पास होता है NH2CO NH2, यूरिया इज NH2CO NH2, जिसका मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल, ठीक। और उसका 1 kg ऑफ एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2, इज डाइल्यूटेड टू 5 kg, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो आपके पास एक सॉल्यूशन है पहले जिसका मास है 1 kg, इसके अंदर जो मोल फ्रैक्शन दिया गया है यूरिया का वो है 0.2, और जब आप इसको डाइल्यूट करोगे मतलब इसमें वाटर ऐड कर दोगे कितना 4000 ग्राम या फिर 4 kg, जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो इसका सॉल्यूशन का जो मास है वो बन जाएगा आपका 5 kg। अब इस सॉल्यूशन में कितना मोल फ्रैक्शन आएगा यूरिया का, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो जब आप डाइल्यूट करोगे तो आप देख रहे हो आपने वाटर ऐड किया है तो मास ऑफ यूरिया वही रहेगा, तो हम क्या करेंगे इस पार्ट से मास ऑफ यूरिया कैलकुलेट करेंगे और उस मास ऑफ यूरिया को हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन या फिर मेरे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का जो मास दिया गया है वो मुझे 1 kg दिया गया है, मतलब 1000 ग्राम दिया गया है। मैं ये मान लेता हूँ इसके अंदर जो यूरिया है वो मेरे पास x ग्राम है, तो जो वाटर बचा बिकॉज सॉल्यूशन मेरे पास एक्वस है तो वो बचेगा मेरे पास 1000 माइनस x ग्राम। तो यूरिया का मोल कितना मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा x/60, और मुझे वाटर का मोल कितना मिलेगा यहाँ से आप बोल सकते हो 1000 माइनस x डिवाइडेड बाय 18, राइट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन निकालना है अगर मुझे यूरिया का, ये n है, n मीन्स मोल, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया वो हो जाएगा मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, राइट, मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ यूरिया। तो कितना कितना आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया बनेगा x डिवाइड बाय 60, ये मोल्स ऑफ यूरिया हो गया, 1000 माइनस x/18 ये मोल्स ऑफ वाटर हो गया, प्लस x डिवाइड बाय 60 ये आपके पास मोल्स ऑफ यूरिया हो गया। तो ये मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और ये हमको दिया गया है 0.2। तो यहाँ से आप x के लिए सोल्व कर लोगे, ये आपको मिल जाएगा यहाँ से 454 ग्राम के आसपास आपका आंसर आएगा। मतलब इतना ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास है यूरिया का सॉल्यूशन के अंदर। अब आपने जब वाटर ऐड किया तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास सॉल्यूशन का कितना बन गया, वो हमारे पास आया 5 kg, मतलब 5000 ग्राम। इसके अंदर अभी भी 544 ग्राम यूरिया ही है, इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास, वाटर हो जाएगा इधर से 4456 ग्राम। आप चेक कर लीजिएगा, मैंने इसमें इसको बस माइनस कर दिया है, तो ये आपके पास आंसर आना चाहिए, कितना ग्राम वाटर होना चाहिए। और ये जो आपके पास वाटर है यहाँ से अब मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है फिर से, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया अगर मैं अब निकालूंगा तो अब मेरे पास मास तो वही है 456 डिवाइड बाय 60, एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा इस बार 4456 डिवाइड बाय 18 प्लस 456 डिवाइड बाय 60, ठीक है। ये हमारे पास मोल्स ऑफ यूरिया एंड टोटल मोल्स हमारे पास नीचे रहे। सोल्व करने के बाद आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा 0.029, तो ये आपके पास आएगा नया मोल फ्रैक्शन। आंसर शुड बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। 25 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ MgCO3 इन ए मिक्सचर of MgCO3 and CaCO3 if it is 2 gram required 2 gram H2SO4 for complete neutralization। आपके पास मिक्सचर है जिसमें MgCO3 है एंड CaCO3 है, इनका दोनों का मिक्सचर बोला गया है 2 ग्राम। तो अगर मैं इसको लेता हूँ x ग्राम तो ये मुझे मिल जाएगा 2 माइनस x ग्राम, राइट। तो इसका मोल कितना हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा x डिवाइड बाय इसका मोलर मास दैट इज 84। इसका मोल कितना हो जाएगा 2 माइनस x डिवाइड बाय इसका मोलर मास दैट इज 100। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों के मोल्स हैं 2 ग्राम के अंदर। अब अगर मैं इनका करता हूँ रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो MgCO3 प्लस H2SO4 ये आपको बना के देगा MgSO4 प्लस वाटर प्लस CO2। तो आप यहाँ पे देख रहे हो साफ साफ जितना इसका कोफिशिएंट है उतना ही इसका कोफिशिएंट है, इसका मतलब जितने मोल इसके जाएंगे उतना ही इसी का मोल जाएगा। अगर इसका मोल मेरे पास x/84 है, इसका भी x/84 मोल यूज़ होगा। तो वाटर का मोल H2SO4 का मोल यूज़ हुआ है x/84 विद MgCO3, राइट। नाउ CaCO3 के साथ काउंट कर लेते हैं।
तो CaCO3 के साथ भी एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होगा और इससे बनेगा CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। यहाँ पर भी दोनों का कोएफिशिएंट सेम है। इसका मास है 2 माइनस एक्स, अगर मैं डिवाइड लगाऊंगा 100 से तो उसका मोल मुझे मिल जाएगा। क्योंकि इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल यूज होता है, कोएफिशिएंट सेम है, तो 2 माइनस एक्स बाई 100 की अगर बात की जाए इसका, बिकॉज हमारे पास इसका मोल आ चुका है, इसका मुझे मोल मिल जाएगा 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100। तो पहले केस में मुझे यूज हुआ है जो H2SO4 टोटल हमारे पास मोल यूज हुए हैं, टोटल मोल्स ऑफ H2SO4 वो यूज हुआ है x डिवाइड बाई 84 फॉर MgCO3 एंड 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 for CaCO3 and according to question 2 gram of H2SO4 is used, right? तो अगर 2 ग्राम H2SO4 यूज हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि जो मोल्स यूज हुए हैं H2SO4 के according to question वो हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 98। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है आपको, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लेंगे, फिर यहाँ से हमको मिल जाएगा आंसर अपना। तो मैं बोल सकता हूँ कि x डिवाइड बाई 84 प्लस 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 98। सोल्व कर लेंगे इसको, यहाँ से मुझे x मिलेगा और जो आपका x का आंसर आएगा वो अराउंड 0.21 के आसपास आएगा, 0.21 ग्राम। तो मुझे परसेंटेज निकालना है, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि MgCO3 का जो मास मैंने वाला है वो x माना है, जिसका वैल्यू मेरे पास निकल के आया 0.21 ग्राम। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है MgCO3 का तो मास यूज़ करना होगा मुझे ऊपर, MgCO3 का टोटल मास नीचे आएगा जो कि 2 ग्राम है इंटू 100, ये बनेगा 0.21 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये अराउंड 10.5 के आसपास आना चाहिए। अगर यहाँ आप सोल्व करोगे अच्छे से तो ये अराउंड 0.22 बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना, 2.1 समथिंग आएगा, 0.214 के आसपास आई थिंक आंसर आता है। तो ये 10.7 के आसपास आपको आंसर देगा। तो मैं ऑप्शन में देख सकता हूँ जो मेरे पास नियरेस्ट वैल्यू है वो आपके पास 11% हो जाएगा, दैट इज बी आंसर। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर बी आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन O2PtF6। ये जो कंपाउंड है एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड है और इम्पोर्टेंट वन है, बिकॉज जब ये बात ये थी कि नोबल गैस के कंपाउंड नहीं बनते हैं, तो नोबल गैस में जो हमारे पास जीनोन है इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो O2 के आयनाइजेशन एनर्जी के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। और जो कि O2 का ये कंपाउंड बन रहा है, ये वाला कंपाउंड O2PtF6, तो जीनोन का भी कंपाउंड बनना चाहिए और जीनोन का कंपाउंड बनता भी है और ऑलमोस्ट सेम कंपाउंड बनता है, हमारे पास जीनोन आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिससे हमको समझ में आया कि हाँ, नोबल गैस और इनर्ट गैस भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए कंपाउंड थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है। कंपाउंड को अगर देखा जाए तो ये बनेगा आपके पास O2 प्लस और PtF6 माइनस, कंपाउंड इस तरह का है। तो अगर मुझे यहाँ से पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, तो मैं इसी से काम कर सकता हूँ। मेरे पास O2 प्लस है, मतलब 2 O पे 1 प्लस है, तो 1 O पे कितना आ जाएगा, प्लस हाफ आ जाएगा, राइट। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, तो 2x इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास कितना, +1। ठीक है, तो x मुझे मिल जाएगा यहाँ से प्लस हाफ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज प्लस हाफ। आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 27, consider the molecules having molecular formula C10H16, which of the following structural features are not possible within the set of molecules। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको चेक करना है ट्रिपल बॉन्ड कितना है, डबल बॉन्ड कितना है, रिंग कितना है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। मतलब क्या है इसका, अगर किसी क्वेश्चन में या किसी मॉलिक्यूल में DU 0 है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल सैचुरेटेड है, उसके अंदर कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई रिंग भी नहीं है। अगर DU 1 आ गया तो इसका मतलब होता है कि एक पाई बॉन्ड है या एक रिंग है, और अगर DU 2 आ गया तो इसका मतलब है 2 पाई बॉन्ड है या 2 रिंग है, या फिर एक पाई बॉन्ड है और एक रिंग है। मतलब एक पाई बॉन्ड का मतलब एक DU से है, एक रिंग का मतलब भी एक DU से होता है। और 2 पाई बॉन्ड कैसे शो कर सकते हैं हम लोग, या तो 2 डबल बॉन्ड होंगे या एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास 2 पाई बॉन्ड आएंगे। तो ये 4 केस बनते हैं अगर हमारे पास DU = 2 है। तो
कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास DU3 आ जाए तो DU3 में बहुत सारे केस बन सकते हैं। DU3 का मतलब 3 रिंग हो सकती हैं, या आप बोल सकते हो 3 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या एक ट्रिपल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो हम लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इससे भी। क्वेश्चन हमारे पास है C10H16, तो यहाँ से DU कैसे निकालना आपको होगा। अगर आपके पास फॉर्मूला है कार्बन, सपोज X है, H Y है, ठीक है, और ऑक्सीजन कुछ नंबर दिया मान लो Z, और कोई हेलोजन कंपाउंड हमारे पास एलिमेंट हमारे पास आ गया जिसको मैंने N बोल के रखा हुआ है, और नाइट्रोजन मान लो कुछ आ गया जिसको मैंने सपोज W बोल दिया। तो ऐसा अगर आपके पास कंप्लीट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से अगर आपको DU गेट करना है तो आपके पास फॉर्मूला होता है DU निकालने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1, आपको जितना भी कार्बन दिया गया उसमें एक ऐड कर देना है, माइनस हाइड्रोजन का नंबर प्लस हेलोजन का नंबर माइनस नाइट्रोजन का नंबर डिवाइड बाय 2। ये आपको DU दे देगा फॉर्मूले के हेल्प से, ठीक है। अगर फॉर्मूले में सल्फर आ जाए तो वो भी काउंट, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट नहीं हुआ है, मैंने यहाँ पे जेड नहीं लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस DU पे फर्क नहीं डालती। तो सेम गोज फॉर सल्फर, सल्फर भी अगर यहाँ पे आ गया तो DU पे फर्क नहीं पड़ेगा। और इन केस ऑफ फॉस्फोरस वो हम यूज कर लेंगे एज नाइट्रोजन, ठीक। तो अगर मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर्मूला है C10H16, तो यहाँ पे कार्बन हमारे पास 10 है, मतलब यह आएगा 10 + 1 दैट इज 11, माइनस हाइड्रोजन का नंबर 16 है, बाकी हमारे पास कुछ है नहीं, तो 16 डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको, ये बन जाएगा 11 - 8, मुझे मिलेगा यहाँ पे 3, मतलब DU3 है। अगर DU3 है तो क्या 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं क्या? अगर मैंने 2 ट्रिपल बॉन्ड लिखे तो यहाँ पे मुझे मिलेंगे 4, DU शुड बी 4, राइट। आपका DU अगर 4 है तो आप 2 ट्रिपल बॉन्ड लिख सकते हो, लेकिन मेरे पास DU अगर चूंकि 3 आ रहा है तो 1 रिंग एंड 1 ट्रिपल बॉन्ड, अगर रिंग 1 है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक DU इसके लिए काउंट हो जाएगा, और 2 यहाँ आ जाएंगे DU हमारे पास, बिकॉज मेरे पास यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो DU 3 चलेगा। तो बी ऑप्शन को वो ठीक कर रहा है। 3 डबल बॉन्ड भी चल सकता है, बिकॉज मेरे पास 3 DU है, मतलब 3 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो पॉसिबल 2 ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो DU आपका 4 होना पड़ता, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए मिक्सचर ऑफ HCOH एंड H2C2O4 is heated with concentrated H2SO4, the gases produced were passes through KOH solution where their volume decreased by 1/6, ratio of 2 acids in the mixture। तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपको रिएक्शन पता होना चाहिए कि जब HCOH रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ तो क्या बनता है, उसके बाद KOH क्या करेगा इसमें, उसके बाद ये है कि वॉल्यूम और मोल में क्या लिंक होता है, ठीक है। आपको पता होगा वो जितना मोल ज़्यादा होगा उतना वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मैं यूज़ करने वाला हूँ मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, राइट। तो जितना वॉल्यूम पे काम कर सकते हैं हम लोग, जिस तरह से गैस के लिए स्पेशली, वो मैं मोल में भी कर सकता हूँ। मतलब जो रेशो मोल में आएगा वही रेशो वॉल्यूम में आएगा, सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है। अगर 1/6 वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो 1/6 मोल डिक्रीज हुआ है, मैं ये बोल सकता हूँ गैस के लिए, ठीक है। तो पहला मेरे पास रिएक्शन है HCOOH, मैं यहाँ पे यूज करूंगा H2SO4, इससे बनता है आपके पास पहले कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2SO4 होता है वाटर को बाहर निकालने वाला एजेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये वाटर को बाहर निकल के ले जाएगा, यहाँ से वाटर बाहर जाएगा तो बचेगा केवल CO, तो यहाँ से हमको मिला CO गैस। अगर इसका X मोल रहा होगा तो ये भी हमको X मोल ही मिलेगा, बिकॉज कोएफिशिएंट दोनों का 1 है। पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा मेरे पास है H2C2O4 प्लस H2SO4, सेम कहानी यहाँ पे है, वाटर बाहर जाएगा, लेकिन इस बार आपको CO भी मिलेगा, CO2 भी मिलेगा, और H2SO4.H2 तो मिलेगा ही, बिकॉज वाटर तो बाहर निकालेगा ये। H2SO4 का काम कुछ नहीं है, पानी निकालना है इसको, H2O, ठीक। अब H2C2O4 अगर मान लो Y मोल है तो CO हमको मिलेगा Y, बिकॉज कोएफिशिएंट सेम है, और CO2 भी कितना मिलेगा मेरे को Y, बिकॉज कोएफिशिएंट अगेन सेम है। तो जो रेशो मोल में है वही रेशो हमारा वॉल्यूम में आता है। अब KOH क्या करता है, अगर यहाँ से मैं देखूँ, सपोज X मोल मेरे पास ये रहा, Y मोल मेरे पास ये रहा, और Y मेरे पास यहाँ पे ये है, तो मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास वॉल्यूम सपोज 1 है, या टोटल मोल मान लो मेरे पास 1 है, कुल मिला के CO प्लस CO2, ये दोनों आए हैं H2C2O4 से, ये मेरे पास आया है HCOOH से। अगर इसका मोल X है, इसका मोल Y है, इसका मोल Y है, तो ये अगर मैं बोलूँ मुझे मिल जाएगा यहाँ से X + 2Y, और मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे पास ये कुल मिला के 1 मोल है, ठीक है। या वॉल्यूम भी इसको मान सकते हो, V मान लो, आपकी मर्जी है, बिकॉज जो मैं काम मोल में करूँगा वही काम वॉल्यूम में होने वाला है गैस के लिए, तो मैं वॉल्यूम पे ज़्यादा
प्रेशर ना देके मोल पे सीधा काम कर लेता हूँ। तो मैंने ये बोल दिया कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 है, मेरे पास 1 मोल मिला के कुछ मिला के मेरे पास 1 मोल निकल के आया इन गैसेस का। अब जब मैं CO2 पास करूंगा किसमें, KOH के अंदर से, तो KOH क्या करता है, जब आप गैस मिक्सचर को नॉट CO2, आपके पास CO भी है, आपके पास CO2 है, जब आप उनको गैस को पास करोगे KOH के अंदर से तो ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा मतलब क्या, उसने Y को एब्जॉर्ब कर लिया। Y मतलब CO2 के जो मोल्स है उसने एब्जॉर्ब कर लिए। चूंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉल्यूम इज डिक्रीज बाय 1/6, इसका मतलब टोटल वॉल्यूम में से 1/6 जो मोल थे वो खत्म हो जाएंगे। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा उनको, KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। आपके पास पहले था x प्लस 2y इज इक्वल टू 1 मोल था। जब आपने CO2 को पास किया जिसके y मोल हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया। किसने एब्जॉर्ब किया, KOH ने। इसका मतलब 1/6 मोल उसने एब्जॉर्ब किए बिकॉज वॉल्यूम 1/6 से डिक्रीज हुआ है। अगर वॉल्यूम 1/6 से डिक्रीज हुआ है तो 1/6 ही मोल गए होंगे। इसका मतलब ये है कि जो y का वैल्यू है, क्योंकि CO2 था वो हम वहाँ पे 1/6 बोल सकते हैं। टोटल हमने 1 लेकर रखा हुआ है तो 1 का 1/6 ही होगा, इसलिए मैं आपको 1 लिया है। यहाँ पे अगर मैं लूँगा 100 मोल्स तो ये हो जाएगा 100/6। कुल मिला के y का वैल्यू हमारे पास 1/6 आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर देता हूँ तो x प्लस 2 इंटू 1/6 इज इक्वल टू 1, ये आपको मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, आपको मिलेगा हमारे पास x इज इक्वल टू 2/3। तो अगर y 1 है तो x हमारा हो जाएगा 2/3। हमने माना था HCOOH को x, ये आपको मिलेगा 2/3 मोल। और अगर मैं लेता हूँ H2C2O4 को, आपको मिल जाएगा y दैट इज 1/कितना 6। तो रेशो निकालने के लिए बोला गया है दोनों के अंदर कितना रेशो है मिक्सचर के अंदर, तो ये 2/3 डिवाइडेड बाय 1/6। आप चेक करना रेशो कितना आएगा इसका, 4:1 बन जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसका B। तो 28 का आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 29। यहाँ पे बोला गया है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स इन हाइड्रोजन एटम इज। देखो हाइड्रोजन एटम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल्स होता है ना, जो हमको अभाव ने दिया था एनर्जी लेवल्स, वो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए और एक होता है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का जो एनर्जी है वो केवल और केवल डिपेंड करेगा n पे। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जबकि मल्टी इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है आपका n प्लस l पे, जो हमको अभाव ने दिया था। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का केवल और केवल n पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर n सेम है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, शेल अगर सेम है तो एनर्जी भी सेम होगा। ठीक है, और अगर n कम है तो एनर्जी हमको पता है कम होता है, बिकॉज 1 का एनर्जी 2 से कम होगा, 2 का एनर्जी 3 से कम होगा। बट चूंकि हमको पता है 1 के पास 1s है, 2 के पास 2s एंड 2p दोनों होता है, 3 के पास 3s 3p 3d ये होता है। अगर मैं बात करता हूँ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए तो एनर्जी का ऑर्डर निकालने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा n प्लस l का ऑर्डर क्या आता है। इसके लिए n 1 है और l के लिए s के लिए l 0 होता है, तो मुझे मिलेगा 1 और 2 प्लस 0 ये आपको मिलेगा 2। 2p के लिए कितना हो जाएगा n प्लस l, 2p के लिए n हमारे पास 2 है और p के लिए l होता है 1। s के लिए 3 प्लस 0 कर देंगे 3 आ जाएगा, ये भी 3 है ये भी 3 है। अगर ऐसा हो जाए n प्लस l के अकॉर्डिंग दोनों का n प्लस l सेम आ जाए तो जिसका n कम होगा उसका एनर्जी कम होता है। तो हमारा ऑर्डर कुछ ये बनने वाला है n प्लस l रूल से, आप देख सकते हो। बट ये किसके लिए है, ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है। हाइड्रोजन चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंपल n। तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, बिकॉज यहाँ पे दोनों का n सेम है इसलिए एनर्जी सेम होगा। इन तीनों का भी n सेम है दैट इज 3, इसलिए इनका एनर्जी सेम होगा। लेकिन 1s से कम 1s से ज़्यादा होगा 2s 2p का और 2p से अच्छा होगा 3s 3p एंड 3d का। सो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से A। आप देख सकते हो 3s 3p 3d का एनर्जी सेम है जो कि 2s से ज़्यादा है और बाकी सब में मैच नहीं करेगा। ठीक, तो आंसर आपका आएगा A। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 है x3y2 व्हेन रिएक्ट्स विद A2B3 इन एक्वस सॉल्यूशन इट गिव्स ब्राउन कलर। मतलब जब x3y2 मिलेगा किससे, A2B3 से कुछ कंपाउंड बनाएगा जिसका कलर ब्राउन आएगा। दीज आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन AB, ये दिखा रखा है। ठीक है, ये आपके पास मेम्ब्रेन है, इधर x3y2 है, इधर A2B3 है। अगर ये मिले आपस में तो हमको ब्राउन कलर मिल जाएगा।
ठीक है। एज्यूमिंग द इलेक्ट्रोलाइट्स आर कंप्लीटली आयनाइज्ड, इसका मतलब जितना एक्सेस हमको मिलेगा वही हमको पूरा मिलने वाला है, यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे कंप्लीटली। क्वेश्चन ये है कि ब्राउन कलर कहाँ बनेगा, लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, मतलब एक्स की साइड में या फिर वाई की साइड में। तो यहाँ पे एसपीएम दिया हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये क्वेश्चन आपका ऑस्मोसिस से है। आपको पता होना चाहिए कि ऑस्मोसिस होता क्या है। ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ सोलवेंट पार्टिकल्स, राइट, नॉट सोल्यूट पार्टिकल्स। X3Y2 एक्चुअल में सोल्यूट है। यहाँ पे अगर ये एक्वा सॉल्यूशन हुआ तो वाटर मूव कर सकता है A और B के थ्रू। A2B3 मूव नहीं करेगा और X3Y2 भी मूव नहीं करेगा, बिकॉज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का साइज इतना होता है कि वो वाटर को अलाउ कर सकता है। जो नेट मूवमेंट होती है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू द हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ होता है, बिकॉज जहाँ पे सोल्यूट कम होगा वहाँ पे वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वाटर ज़्यादा जहाँ होगा वहाँ से कम की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, बिकॉज मूवमेंट सोलवेंट का है। अगर मूवमेंट सोलवेंट का है तो जहाँ सोलवेंट ज़्यादा होगा वहाँ से मूव करेगा दूसरी तरफ नेट, राइट, नेट मूवमेंट, राइट, बिकॉज मूवमेंट दोनों तरफ चलता है, बट नेट का मतलब ही ज़्यादा कहाँ जा रहा है, तो ज़्यादा जाएगा हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर अमाउंट ऑफ सोलवेंट से लोअर अमाउंट ऑफ सोलवेंट, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 मोलर, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है, सोलवेंट कम रहा होगा, यहाँ पे सोल्यूट कम है, सोलवेंट ज़्यादा रहा होगा, तो सोलवेंट का मूवमेंट नेट होगा y से x की तरफ, बट ये सोलवेंट का मूवमेंट है, इसलिए A2B3 जाएगा ही नहीं इधर। अगर A2B3 मूव नहीं करेगा या X3Y2 मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे नहीं तो ब्राउन कलर आपका नहीं बन पाएगा। इसीलिए डी आपका आंसर होगा यहाँ पे, नो ब्राउन कलर फॉर्मेशन इनसाइड एक्स और वाई, बिकॉज ब्राउन कलर फॉर्म करने के लिए सोल्यूट को मूव करना चाहिए, बट मूव यहाँ पे सोलवेंट कर रहा है। ठीक, तो ये आपके आंसर्स थे। थैंक यू।